नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरें। आपके साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के मौके पर राजपुर रोड स्थित मुखर्जी पार्क में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सीएम ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शिक्षाविद, चिंतक और जनसंघ के संस्थापक थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी देश के प्रथम उद्योग मंत्री रहे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी जम्मू कश्मीर को भारत का पूर्ण और अभिन्न अंग बनाना चाहते थे। धारा 370 को समाप्त करने की उन्होंने वकालत की। प्रसाद मुखर्जी जी का जो सपना था, वो एक संकल्प था। देश के अंदर एक विधान और एक निशान होना चाहिए, दो विधान दो प्रधान और दो निशान नहीं होना चाहिए। उसको चरितार्थ करने का काम, उसको धरातल पर लाने का काम, और वर्षों से जो इस देश के हजारों लोग कश्मीर के अंदर जाकर शहीद हुए और वहाँ पर जो है बहुत प्रकार की जो एक तरह से मैं कहूँ कि अलग प्रकार की जो व्यवस्था थी देश की व्यवस्था से, उस व्यवस्था को एक व्यवस्था में लाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 370 धारा को समाप्त करके। तो निश्चित रूप से श्यामा प्रसाद जी, जिसको हम नारा लगाते थे कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, पूरा का पूरा है, वो कश्मीर आज हमारा पूरा का पूरा होगा। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री को, और जिस तरह से उन्होंने जिक्र भी किया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के मौके पर। पंकज हमारे संवाददाता इस खबर पर फोन लाइन पर जुड़े। पंकज, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के मौके पर आज उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि उन्हें दी गई और मुख्यमंत्री ने इस दौरान कई बड़ी बातें भी कही हैं। पंकज। बिल्कुल शंकर, आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती थी और इस मौके पर आज कई कार्यक्रम आयोजित हुए। बीजेपी की तरफ से महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। ये जिला स्तर, बूथ स्तर तक उन्होंने ये कार्यक्रम मनाया। ऐसे ही देहरादून में भी रायपुर रोड में जो स्मारक है श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, उसमें यहाँ मुख्यमंत्री उन्होंने जो मूर्ति है उसमें माल्यार्पण किया। इस मौके पर जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक मौजूद थे, जो सुनील उनियाल जो मेयर है वो मौजूद थे, और उन्होंने बहुत सारी बातें यहाँ पे कही हैं, विकास की बातें कही हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने जो रोजगार को बढ़ाने की बात की है, युवाओं को रोजगार देने की बात की है। तभी उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद किया। उन्होंने कहा कि धारा 370 हटाने के लिए उनका एक सपना था, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे पूरा किया है। और भाजपा जो संस्थापक है, जनसंघ के संस्थापक है, तो उनके नक्शे कदमों में लगातार भाजपा चलती रही। जी ठीक है पंकज, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी और कुछ खबरों से आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल आप बने रहिएगा। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती, जहां पर देहरादून में मुख्यमंत्री ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी और कई आज कार्यक्रम जहां पर वो शामिल भी हुए। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को देहरादून में कांवड़ यात्रा को लेकर 8 राज्यों के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि साल 2020 की तरह इस साल भी कोरोना के चलते उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा को प्रतिबंधित किया है। बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर पूर्व के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कांवड़ यात्रा पर पूरी तरह से रोक लगाई थी। पूर्व में कुंभ के आयोजन से सरकार की चारों तरफ किरकिरी हुई थी और देश में दूसरी लहर का जिम्मेदार भी उत्तराखंड सरकार द्वारा कुंभ आयोजन को ठहराया गया था। कुंभ में लाखों फर्जी कोविड टेस्ट की जांच भी अभी चली रही है। इससे पहले खबर थी कि कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर बातचीत की है। जल्द ही हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात करने के बाद कांवड़ यात्रा शुरू करने पर फैसला कर सकते हैं। तो पंकज से हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवा देते हैं क्या कुछ कहा है अधिकारियों ने। डीजीपी की तरफ से क्या कहा गया, सुनिए। आज हमने 8 राज्यों की इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन बैठक की है और सभी राज्यों के आईजी एलओ, आईजी इंटेलिजेंस या यूपी के एडीजी मेरठ वगैरह इसमें आए थे। डीआईजी सहारनपुर, बॉर्डर के सभी एसपी जुड़े हुए थे। कुछ लोग इन पर्सन आए थे, बाकी लोग ऑनलाइन थे। और यही है कि इस वर्ष हरिद्वार में जो हर वर्ष कांवड़ मेला लगता है,
उसको शासन द्वारा प्रतिबंधित किया गया है और यात्रा बैंड है। तो उसी के लिए हमने अनुरोध किया सभी से अपील की है कि कृपया करके अपने अपने राज्य में सब जगह इसका प्रचार प्रसार कर दें कि हरिद्वार में इस बार कांवड़ यात्रा प्रतिबंधित है। पंकज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं संवाददाता। पंकज, कांवड़ यात्रा जो कि कोविड काल में बंद थी, पिछले साल भी हमने देखा था कांवड़ यात्रा नहीं की गई। इस बार भी प्रशासन ने हालांकि ये साफ कर दिया है कि कोविड को देखते हुए इस बार भी यात्रा नहीं कराई जाएगी। सरकार की तरफ से इस पूरे मामले पर क्या कोई विचार किया जा रहा है यात्रा को लेकर? देखिए शंकर, अगर कांवड़ यात्रा की बात करें तो जो तीरथ सिंह मुख्यमंत्री थे तो उस समय पे आदेश जारी हो गए थे कि कांवड़ यात्रा पिछले साल की तरह इस बार भी रद्द रहेगी और इस बार भी जो कांवड़ है अन्य प्रदेशों वाले वो उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसी क्रम में आज एक बैठक हुई है जिसमें 8 राज्यों के जो जहाँ से कांवड़ आती है वहाँ के पुलिस अधिकारियों ने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से यहाँ पे बैठक में शामिल हुए हैं। इसमें यूपी के पुलिस अधिकारी थे, राजस्थान के थे, एमपी के थे, हरियाणा के थे, दिल्ली के थे। तो एक बैठक हुई है जिसमें ये डीजीपी जो उत्तराखंड उन्होंने कहा है कि इस साल भी जो कांवड़ यात्रा है वो रद्द रहेगी और जो उत्तराखंड में जो कांवड़ आएंगे उन पे कार्रवाई की जाएगी। आपदा अधिनियम उनमें उन पे कार्रवाई की जाएगी और उनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन भी किया जा सकता है। तो ये एक आज पुलिस विभाग की बैठक थी। लेकिन इस बीच आज जो मुख्यमंत्री है उत्तराखंड के नए पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने भी एक घटना यूपी के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ उनसे बातचीत की है कांवड़ यात्रा को लेकर। तो अब ये चिंता है कि क्या कांवड़ यात्रा शुरू होगी कि नहीं होगी, क्योंकि यूपी में ये माना जा रहा है कि 25 जुलाई से गुरु पूर्णिमा से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। तो इसी क्रम में ये बातचीत थी। अब ये देखना होगा कि उत्तराखंड सरकार से अब क्या निर्णय लिया जाता है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री हैं वो हरियाणा के मुख्यमंत्री से बातचीत करने वाले हैं। तो अब ये कहीं ना कहीं सामंजस्य की कमी यहाँ पे नजर आ रही है और जो पुलिस विभाग से कहा गया कि शासन के क्रम में ये बैठक थी, अभी सरकार आगे क्या करने जा रही है उसके लिए उनको कोई निर्देश नहीं मिले हैं। ठीक है, बने रहेगा पंकज, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे कुछ और खबरों पर। लेकिन फिलहाल प्रशासन ने, डीजीपी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कांवड़ यात्रा अभी फिलहाल पूरी तरह से बैंड है जैसे पहले थी, क्योंकि महामारी को देखते हुए पहले फैसला लिया गया था, जो कि इस बार भी कांवड़ यात्रा को बंद रखने के लिए प्रशासन की तरफ से फिलहाल जो आदेश है वो जारी किया गया है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अलग अलग जिलों में विकास कार्यों के पर्यवेक्षण के लिए मंत्रियों की नियुक्ति की है। आपको बता दें कि उन्होंने प्रभारी मंत्रियों के नाम का ऐलान किया है। राज्य के 11 जिलों के लिए नामों की सूची जारी कर दी गई है। तो सतपाल महाराज को रुद्रप्रयाग और चमोली की जिम्मेदारी दी गई है। हरक सिंह रावत को टिहरी की जिम्मेदारी दी गई है। तो मंत्रियों को जिलों का जो प्रभार है वो अब दे दिया गया है। वंशीधर भगत जो है उनको देहरादून की जिम्मेदारी दी गई है। यशपाल आर्य को नैनीताल की जिम्मेदारी दी गई है। तो ये अलग अलग मंत्री जिनको अलग अलग प्रभार जिम्मेदारी, बिशन सिंह चौपाल की बात करें उनको अल्मोड़ा की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। सुबोध उनियाल की बात करें तो पौड़ी की जिम्मेदारी सुबोध उनियाल के कंधों पर रहेगी। और इसके अलावा अरविंद पांडे की बात करें तो चंपावत और पिथौरागढ़ 2 जगहों की जिम्मेदारी उनके पास रहेगी। उत्तरकाशी की जो जिम्मेदारी है वो गणेश जोशी के ऊपर रहेगी। पंकज लगातार हमारे संवाददाता बने हुए हैं देहरादून से। पंकज, मंत्रियों को जिलों का प्रभार दिया गया है, जो लिस्ट भी हम बता रहे हैं, थोड़ा सा विस्तार से इस खबर को और बताइए। देखिए, जो अनुश्रवण समिति की बैठक होती है इसमें और जो विकास कार्य होते हैं, जिला नियोजन की जो बैठक होती है इसमें वहाँ के प्रभारी मंत्री का रहना बहुत जरूरी है। और अभी कई बैठकें होनी है 6 महीने तक। तो इसको लेकर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पे जो मंत्री हैं उनको प्रभारी मंत्री का जिम्मा यहाँ पे सौंपा है। जिला वार इनको प्रभारी मंत्री का जिला सौंपा है। इसमें सतपाल महाराज को 2 जिले दिए गए हैं, रुद्रप्रयाग और चमोली। हरक सिंह रावत को टिहरी जिला इस बार दिया गया है। ऐसे बंशीधर भगत को देहरादून जिला की जिम्मेदारी दी गई है। इस बार अलग को पिछली बार भी नैनीताल था, इस बार भी उनको नैनीताल की जिम्मेदारी दी गई है। बिशन सिंह चौपाल को अल्मोड़ा की जिम्मेदारी दी गई है। सुबोध उनियाल को पौड़ी की जिम्मेदारी दी गई है। अरविंद पांडे को 2 जिलों की जिम्मेदारी दी गई है, चंपावत और पिथौरागढ़। पिछली बार भी उनके पास 2 जिलों की जिम्मेदारी थी। ऐसे ही गणेश जोशी को उत्तरकाशी
वाराणसी की जिम्मेदारी दी गई है, धन सिंह रावत को हरिद्वार और रेखा आर्य को बागेश्वर और यतीश्वर नंद को उधम सिंह नगर की जिम्मेदारी दी गई है। ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं। अब लगातार इन मंत्रियों को अपने क्षेत्र का दौरा करना पड़ेगा, जिला योजना की जो बैठक है उसमें शामिल होना पड़ेगा और जो वहाँ के विभागीय कार्य हैं उनको संस्तुति देनी होगी। शंकर, मैं बताऊं, इस बीच में सरकार ने जो मुख्यमंत्री है पोर्टफोलियो के भी बंटवारे कर दिए हैं, विभागों का बंटवारा यहाँ पे कर दिया गया है। खुद मुख्यमंत्री ने अपने पास 15 विभाग इस बार रखे हैं, जबकि पिछली बार 25 से उससे 40 विभाग लगभग मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र जब मुख्यमंत्री थे तब उनके पास थे और तीरथ के पास लगभग 25 विभाग थे। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री ने अपने विभागों में कटौती की है और कहीं ना कहीं जो नाराजगी थी उसको भी देखने में मिला है कि जो नाराज विधायक मंत्री थे उनको मनाने की कोशिश की है। तो अगर मुख्यमंत्री का बात करें तो मुख्यमंत्री के पास मंत्री परिषद है, कार्मिक है, सतर्कता है, गृह विभाग है, राजस्व संपत्ति है, सूचना है, न्याय है, नियोजन है, खनन जैसे इनके पास महत्वपूर्ण विभाग है। ऐसे सतपाल महाराज को एक महत्वपूर्ण विभाग मिला है लोक निर्माण विभाग। इससे पहले उनके पास सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, लघु सिंचाई, जलागम प्रबंधन, भारत नेपाल उत्तराखंड नदी योजनाएं, पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मस्थल विभाग है, ये इनके पास पहले से थे। केवल इस बार लोक निर्माण विभाग शंकर इनको दिया गया और ये बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। जितना मेरी जानकारी में है कि बहुत लंबे बाद किसी मंत्री को लोक निर्माण विभाग दिया गया है। एनडी तिवारी के समय पे इंदिरा हृदय को ये विभाग दिया गया, तो उसके बाद जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने अपने पास ये विभाग रखा है। इसके साथ ही हरक सिंह रावत को भी नाराजगी का कहीं ना कहीं फायदा मिला। उनको उनके पुराने विभाग थे वन पर्यावरण संरक्षण, श्रम, कौशल विकास योजना, आयुष शिक्षा के साथ उनको इस बार ऊर्जा और वैकल्पिक ऊर्जा का एक अतिरिक्त विभाग मिला। तो कहीं ना कहीं जो नाराजगी है उसका उनको फायदा मिला है। बंशीधर भगत को पुराने विभाग मिले हैं, उनको संसदीय कार्य मंत्री, खाद्य, शहरी विकास, आवास, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, ऐसे ही जो यशपाल यादव हैं उनको भी नाराजगी का फायदा मिला। उनको जिनके पुराने विभाग से परिवहन, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, छात्र कल्याण, निर्वाचन के साथ उनको आबकारी विभाग एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। ऐसे ही किशन सिंह त्रिपाठी को 4 विभाग मिले हैं, पेयजल, वर्षा जल संरक्षण, ग्रामीण निर्माण, जनगणना। इनके पास पहले भी ये थे। सुबोध उनियाल के पास जो पुराने उनके 7 विभाग थे वही उनको मिले हैं। कृषि विभाग, उद्यान विभाग की तरह रेशम विभाग, जैविक प्रौद्योगिकी, ऐसे उनको 7 विभाग मिले हैं। अरविंद पांडे को भी उनके पुराने विभाग मिले हैं, विद्यालय शिक्षा के साथ खेल, युवा कल्याण, पंचायती राज, संस्कृति विभाग, और गणेश जोशी को भी उनके जो पुराने विभागों का बंटवारा भी हुआ है और जिलों का प्रभार जो है वो भी जिम्मेदारी दी गई है। पंकज, आप बने रहेगा, आगे और कुछ खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर दिया है। राज्य की धामी सरकार ने चारधाम यात्रा संचालित किए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर कर दी है। सरकार ने नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। प्रदेश के नए सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद सुप्रीम कोर्ट में दरअसल आपको बता दें कि एसएलपी दाखिल की गई है और ऐसी उम्मीद ये जताई जा रही है, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि चारधाम यात्रा संचालित करने के लिए सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल सकती है। पंकज लगातार हमारे साथ बने। पंकज, चारधाम यात्रा को लेकर क्या कोई उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से कि राहत मिल सकती है सरकार को? देखिए सर, 28 तारीख को नई एसओपी जारी हुई थी उस समय पे 6 जुलाई तक के लिए। उसमें चारधाम यात्रा 1 जुलाई से शुरू करने की गाइडलाइन भी उत्तराखंड सरकार ने जारी की थी। लेकिन उसके बाद 28 तारीख को जब हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है और चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी थी। उसमें स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर कई सवाल खड़े किए थे और शपथ पत्र दाखिल करने के लिए राज्य सरकार को कहा था। लेकिन उसके बाद ही तुरंत जैसे ये निर्णय आया था तो सरकार की तरफ से कहा गया था कि वो जल्द इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इसके बाद सत्ता परिवर्तन हो जाता है और सत्ता परिवर्तन के बाद ये जब पहले कैबिनेट बैठी तो उसमें भी ये चर्चाओं में कि चारधाम यात्रा शुरू करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार पे दबाव है और कहीं ना कहीं जो आर्थिक सुधार की बात की जा रही है तो ये चारधाम बहुत जरूरी है। इसको लेकर फिर विचार विमर्श के बाद ये किया गया कि सुप्रीम कोर्ट की शरण में इस बार फिर राज्य सरकार गई है। उन्होंने अपनी याचिका यहाँ पे दाखिल की है और उम्मीद है कि जल्द इस पे कोई निर्णय आएगा। और शंकर, एक बात और भी है कि कल 7 तारीख को जो हाईकोर्ट में दोबारा सुनवाई होनी है तो इसमें ये देखना होगा कि कल क्या निर्णय यहाँ पे सरकार हाईकोर्ट देता है। तो इन दोनों निर्णयों पे अब निर्णय रहेगा कि किस तरीके से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होती है। क्या हाईकोर्ट कल कुछ निर्णय देती है या फिर सुप्रीम कोर्ट में कुछ राहत सरकार को मिलती है। चलिए, उम्मीद है और देखते हैं कि क्या इस पर फैसला होता है। चारधाम यात्रा क्या शुरू हो पाएगी और कब होगी, इस पर सबकी निगाहें। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद पंकज उस तमाम जानकारी के लिए, खबरों पर अपडेट्स देने के लिए।
आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं। 1988 बैच के उत्तराखंड कैडर के आईएएस अधिकारी डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू आज प्रदेश के नए मुख्य सचिव बन गए हैं। उन्होंने प्रदेश के मुख्य सचिव के तौर पर कार्यभार संभाला है। इस दौरान उन्होंने सचिवालय में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि रोजगार ऐसी चीज है जो कोविड से बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है। हमें ज्यादा से ज्यादा जोर देना है कि रोजगार कैसे बढ़ाया जाए। उन्होंने ये कहा कि सरकार की जो भी नीतियां हैं उनको प्राथमिकता से लागू कराया जाए। आपदा उत्तराखंड में नई बात नहीं है, इसीलिए उससे निपटने की व्यवस्था की समीक्षा करेंगे ताकि कम से कम नुकसान हो। मुख्य सचिव ने कहा कि मैंने अपनी टीम से चर्चा की है कि फाइलों की रफ्तार बनी रहे। हमारा मकसद है कि सरकार की योजनाओं को धरातल पर पहुंचाया। और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आनंद वर्धन को अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री की नई जिम्मेदारी दी गई है। आनंद वर्धन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की टीम का हिस्सा होंगे। उन्हें पहले से आवंटित विभागों के साथ नई जिम्मेदारी अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री की दी गई है, जिसको लेकर शासन ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। और टिहरी विधायक डॉक्टर धन सिंह देगी ने चंबा वीसी गब्बर सिंह स्वास्थ्य केंद्र एक्सरे मशीन का उद्घाटन किया और इस दौरान विधायक ने कहा कि लंबे समय से स्थानीय लोग एक्सरे मशीन की मांग कर रहे थे। विधायक डॉक्टर धन सिंह देगी ने कहा है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंबा को आगे जो भी उपकरणों की आवश्यकता होगी वो उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि स्वास्थ्य केंद्र को अपग्रेड करने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें 50 बेड के अस्पताल बनाने, ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजे हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।